नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि हाई कोर्ट आरओ और मंडी परिषद के लिए मैं आपको फ्री लेक्चर सीरीज दूंगा। मैं आपको पूरा का पूरा जीएस और जो भी दूसरे मैथ्स वगैरह आता है सबके आपको लगातार हर दिन आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। पूरी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगी। तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा कि आपको रेगुलर आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते जाएं। तो जितना भी जीएस होगा, जितना भी मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, सब आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। आप इसको देखिएगा और इसको पूरा समझ लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मैं ग्रुप बनाऊंगा अलग से, तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज बस थोड़ा सा पेड है यहाँ पर। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी चाहते हैं, अगर सिर्फ आपको लेक्चर सुनने हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर सुन सकते हैं, पीडीएफ को आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए लगभग 100 टेस्ट दिए जाएंगे आपको। 100 टेस्ट के अंदर फुल लेंथ भी होगा, आपको मॉड्यूल बेस्ड भी होंगे, टॉपिक वाइज भी चलेगा। आपका फुल लेंथ पेपर होगा, पूरे तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाएगी। तो उसकी फीस मात्र 500 रुपीज़ रखी गई है, वन टाइम फीस है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 8317040152 पे कॉल करके आप इस टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं। बाकी लेक्चर्स फ्री हैं, टेस्ट सीरीज पेड है। दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो है पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, क्योंकि पॉलिटी में नंबर स्कोर करना आसान होता है, पॉलिटी में क्वेश्चंस आते भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी का सबसे पहला जो चैप्टर है वह है उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल। इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं इसको। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, मतलब देश की आजादी से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उद्देश्य संकल्प एक पास किया था, जिसमें यह बताया गया था कि देश कैसा होना चाहिए। एक कहते हैं कि एक देश की इमेजिनेशन की गई थी कि हमारा देश होगा तो उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट, एक आइडियोलॉजी, प्रस्तावना क्या है, एक आपको वो एक मोटा एक आइडिया देता है कि हमारा देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे देश में सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सेकुलर होने चाहिए हम लोग। एक हमारे देश की जो भी हमारे देश की उस प्रस्तावना को पढ़ के हमारा देश कैसा है, हम लोग क्या सोचते हैं, एज अ कंट्री क्या सोचते हैं, वो एक मोटा हमें आइडिया मिल जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। बाद में ये इसको प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। जो इसका कंटेंट था, जो राइटिंग है, वो ऑस्ट्रेलिया से कॉपी की गई है, ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है। ठीक है, लेकिन इसके जो शुरुआत है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमें देखने को मिलती है, जो नेहरू ने बोली थी। लेकिन कभी क्वेश्चन आया कि ये उद्देशिका कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंस्पायर्ड है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। 42 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें क्या हुआ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे क्या क्या ऐड की गई। इसमें पहले तो आपको सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, यानी कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और नीचे आपको जो नीचे आगे ये जो आप देख रहे हो नीले रंग का, ये एक प्रस्तावना ही है। अखंडता, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी और उस संविधान में कुछ बदलाव करना चाहती थी, तो उसमें ये रिकमेंडेशन आई कि संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाएं, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, और नीचे आपका एकता और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। ठीक है, पहले क्यों नहीं शब्द ये थे? देखिए, पहला शब्द ये इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे देश में जो उस समय के नेता थे वो सब समाजवादी विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। सबको पता है कि ठीक है, समाजवादी है। समाजवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 होते हैं, एक पूंजीवाद होता है, एक समाजवाद होता है। पूंजीवाद बात करता है इसको इंग्लिश में वो कैपिटलिज्म बोलते हैं, कि प्रॉफिट पे करता है, कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जमीन है या रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, ये सब प्राइवेट आदमी के हाथ में होना चाहिए, मतलब कि किसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। वो बिजनेस करेगा और पैसा कमाएगा वो। ठीक है, और उस प्रॉफिट प्रॉफिट से डेवलपमेंट आता है, जॉब क्रिएट होगी, ये सब जो अमेरिका का मॉडल है। ये समाजवाद जो है वो थोड़ा सा रशिया का मॉडल है। वहाँ पे कम्युनिज्म है, लेकिन समाजवाद और कम्युनिज्म मोर और लेस एक जैसी चीज़ें होती हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि जितने रिसोर्सेज होंगे, जितने भी जमीन है या ये सब चीज़ें हैं, वो सरकार के पास होगा। सरकार हर व्यक्ति को उस हिसाब से मतलब इसको यूज़ करेगी रिसोर्सेज को, और
जो जो बेनिफिट होगा वो सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। इंडिया में क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे दोनों चीज़ चलती है, यहाँ पे पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, दोनों चीज़ें। हम 100% कुछ नहीं है, हम 100% एक कैपिटलिस्ट नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में कंपनियां भी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम पूरी तरह से समाजवादी भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो शुरुआत जो हुई वो समाजवादी विचारधारा से सब लोग इंस्पायर थे, तो उनको लगा कि जरूरत नहीं है इसको प्रस्तावना में लिखने के लिए। दूसरा, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म। अभी पहली बात तो ये सेकुलर का जो शब्द होता है आज के आप सुना होगा धर्म निरपेक्ष बोला जाता है। देखिए धर्म निरपेक्ष क्यों यूज नहीं किया गया और पंथ निरपेक्ष क्यों यूज किया गया? देखिए धर्म का जो मतलब है वो हिंदू फिलॉसफी में, दर्शन में, धर्म का मतलब होता है कर्म से। किसी व्यक्ति का धर्म है क्या है, कहते हैं कि वायु का धर्म क्या है, या किसी पुत्र का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पुत्र का कर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है। तो आप देखोगे कि धर्म शब्द है वो कर्म से जोड़ा गया कि वो व्यक्ति का या उस चीज का वो क्या, किस ऑब्जेक्टिव क्या वो करना क्या चाहता है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझ ना पाए और धर्म को उन्होंने रिलीजन से जोड़ दिया कि वो किस चीज को फॉलो करता है। तो इसका सही जो चीज होती है पंथ निरपेक्ष, मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ यानी कि किसी एक ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करना, पंथ को, किसी किताब को, किसी विचार को फॉलो करना, उसे कहते हैं। तो सेकुलर शब्द है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये 4 बार शब्द जो है याद कर लीजिएगा। एक है प्रभुत्व संपन्न, जैसे मैं पूरा पढ़ता हूं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय होते हैं, यानी 3 तरह के न्याय होते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरह के न्याय होते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, आज़ादी, क्या विचार रखने की आज़ादी, उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की, किसी पंथ को विश्वास करने की और उसको उपासना करने की आज़ादी। ये 3 तो 5 आपको 5 जो होती हैं वो तरह की आज़ादियां हैं। 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, 5 तरह की आज़ादियां दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब कि आपको काम करने की, आपको अवसर जो हो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा में आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो ये शब्द है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये अगर प्रस्तावना में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है तो इनको याद कर लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है 1976 में 3 जो शब्द को जोड़े गए वो कौन कौन से थे, तो आपको पता है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये आप जोड़ लीजिएगा। कभी कभी रेंज एक कहते हैं पैटर्न लगाइए, प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसको ढंग से पढ़िएगा। ये कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाता है कि आप उसको अरेंज कीजिए, तो आप लिखिएगा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जैसे मैं याद करता था S3DR, S सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक, ये आता है, ठीक है। अभी PCS 2018 में क्वेश्चन पूछा कितने तरह के न्याय होते हैं, तो 3 तरह के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होते हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो सभा थी उसने ये पूरा कंप्लीट करके संविधान को बना के रख दिया था, बोलता कि ठीक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे अडॉप्ट किया गया है 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। क्यों? देखिए 26 जनवरी को 1930 के बाद से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाती थी, ठीक है। आज इसका महत्व कम हो गया। तो होता क्या था कि जब 1930 में नेहरू ने रावी नदी के किनारे इंडिया जगह झंडा जो लहराया और बोला कि हम अब से 26 जनवरी को अपना आज़ादी का दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो लगातार 1930 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसको मनाती चली आ रही थी। अब हुआ क्या है, लेकिन जब अंग्रेजों की जल्दीबाजी में हुआ ये कि जो आज़ादी 26 जनवरी को होनी थी, लेकिन इस तरह से सर्कमस्टेंसेस बने कि आज़ादी 15 अगस्त को हो गई। तो अब चूंकि 26 जनवरी एक डेट थी, लोगों के जहन में भी थी, लोग उसको मानते भी थे, तो उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, तो ये कहा गया कि चलो हमारा 15 अगस्त तो चलो ठीक है आज़ादी का दिवस है, लेकिन 26 जनवरी को हम
एक उसको एक नई आइडेंटिटी देंगे जिससे कि इसकी वैल्यू खत्म ना हो, तो हम एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे इसको, और उस दिन संविधान को लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है? ये क्या है? संविधान की कुंजी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि संविधान जो संविधान का पूरा एक सार है, संविधान की कुंजी है। कहीं आप फंसोगे, संविधान में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप प्रस्तावना को पढ़ के थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो है भारत के लोग हैं। भारत के लोग से ही निकल के आया है। ठीक है, और जो ये संविधान है किसको समर्पित किया गया है? भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। अपने आप को हमने समर्पित किया है, इस संविधान को अपने आप हमने समर्पित किया है। एक केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन मोहन 1957 में। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में एक केस आता है जिसमें यह बोला गया है कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो प्रावर्तित नहीं है, यानी कि उस जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको। आप ये नहीं बोल सकते कि चूंकि संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा है तो इसको मुझे मिलना ही चाहिए। देखिए, दो तरह की चीज होती हैं हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार भी हैं, और राज्य के नीति निर्देश भी हैं, जिसे हम DPSP कहते हैं। उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, होता क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुरंत लागू कर दी गई, जैसे कि हमारे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी, वो सबको तुरंत लागू किया गया। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो सरकार को लगता था या नेताओं को लगता था कि मिलना चाहिए, लेकिन या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये देश के सब लोगों को मिलेगा, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज कम थे, उस समय वक्त नहीं आया था, लेकिन प्रॉमिस तो कर चुके थे। तो ये बोला गया कि हम इसको इन फ्यूचर में जब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, जब हम इतने लायक हो जाएंगे, तो हम उस चीज़ें, वो जो वादा हमने किया पूरा कर लेंगे। तो जो वादे बाद में पूरे करने थे उसको हम DPSP में रखे गए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक में। और जो लगे कि नहीं, जो इसको इमीडिएटली बिल्कुल करना चाहिए, तो वो उसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में रखा गया। तो इसी तरह से जो भी प्रस्तावना के शब्द हैं उसको आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि यार इसको आप लागू कीजिए। ठीक है, ये लागू नहीं होगा। ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का केस आता है। एक केस और आता है बेरूबाड़ी यूनियन विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960 में होता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि संविधान में अगर भाषा संदिग्ध है, मतलब कोई केस आया और कुछ संविधान में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम प्रस्तावना को रेफर करके देख के उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, साथ में ये भी बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। शुरू में तो ये लड़ाई होती रही कि संविधान का अंग है कि नहीं है, तो प्रस्तावना, इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो बेरूबाड़ी केस में ये बोला गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो केशव नंदन भारती केस आया, केशव नंदा भारती केस 1973 में आया, उसमें यह बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखें, 3 केसेस आए हैं, वो याद करना है। पहला केस है मदन गोपाल वाला, जिसने बोला कि आप इसको प्रवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा आया बेरूबाड़ी केस वाला, जिसमें 1960 में था, जिसने बोला कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद 1973 में केस आता है, वो आता है केशव नंदा भारती केस, जो बोलता है जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है, और इसको संसद जो है इसको अमेंड कर सकती है, यानी कि इसमें संशोधन कर सकती है, जो बाद में किया गया 1976 में। केशव नंदा भारती से ही केस से एक वर्ड और निकल के आता है, मूल ढांचे का सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस चीज को जिक्र नहीं किया कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन जो हम लोग समझ पाते हैं या उनके केसेस से जो हम कर पाते हैं, वो ये आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमारा देश टिका हुआ है। कौन कौन सी? हमारा इक्वालिटी, हमारा सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक है, रिपब्लिक होना, ये ऐसे शब्द, ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारा देश टिका हुआ है। तो ये मूल ढांचा है। आप ये नहीं कह सकते कि इस देश से आप डेमोक्रेसी निकाल दो, तो मूल ढांचे में खिलवाड़ हो जाएगा, छेड़छाड़ हो जाएगी, ये सही नहीं होगा। मूल ढांचा है तो किसी चीज़ का मूल ढांचा होता है, तो हमारे भी कुछ मूल ढांचे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो होना ही होना है, जिसकी जो हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भारत को अगर हम नाम लेंगे तो आप डेमोक्रेसी का नाम आता है, सेकुलरिज्म का नाम आता है आपका जहन में, ठीक है। तो वही है, इसको केशव नंदा भारती केस में इस चीज को कहा गया था, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला 1976 में 42वां, इंपॉर्टेंट देखिए, 42वां संविधान संशोधन होता है, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इंटीग्रिटी के नामों शब्द जोड़ता है। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, अब क्या है, संविधान जो है
उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से अडेप्ट की गई हैं। जो हमारे संविधान सभा थी उसने बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने दुनिया भर के लगभग 70 से 80 संविधानों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया और उन सब में से बहुत जो चीज़ें इंडिया के एटमॉस्फेयर के लिए बेस्ट हो सकती हैं सबको अडॉप्ट किया। तो हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है, डिटेल्ड में है और मुझे लगता है सबसे बेस्ट भी है। ठीक है। तो उन्होंने दुनिया भर के संविधान पढ़ के बेस्ट चीज़ें निकाली हैं और उसको अपने हिसाब से यूज़ किया है। जैसे कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, इसको याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिकल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उसका पर महाअभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपदा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री जो हमारा गवर्नेंस है वो पार्लियामेंट होना चाहिए, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और विधि निर्माण प्रक्रिया, जितना भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है जो वो है इंग्लैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो भी हम अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं 12 लोग राज्यसभा में, तो वो जिसमें तेंदुलकर साहब भी एक बार गए थे, रेखा भी गई थी, जैसे हो गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत एक्सपर्ट हैं। चूंकि वो एक्सपर्ट हैं लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम उनकी चीज़ों को, हम उनके टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक विंडो ओपन की गई है जिसमें कि टॉप 12 लोग होंगे, वो को लाया जाएगा और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो स्टेट और यूनियन लिस्ट के बाद एक तीसरी लिस्ट आती है, जो फिर डिस्कस में करूंगा नीचे, को डिटेल में बता दूंगा आपको मैं। समवर्ती सूची का प्रस्ताव, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकाल के बारे में बात की गई है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से लिया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब जो रेसिडुअल पावर है वो केंद्र के पास रहना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 51A आर्टिकल। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां शेड्यूल्ड हैं, कम 12 शेड्यूल्ड हैं। पहली अनुसूची में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में है राज्यों के नाम दिए गए हैं, राज्यों के नाम को उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि 69वां संविधान संशोधन है। 69वां कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 69वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, NCR का दर्जा मिला है। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन में। ठीक है। दूसरे अनुसूची में क्या है, दूसरे अनुसूची में आपके जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ये सब जितने भी हैं, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सब के सैलरी, भत्ते, पेंशन, अलाउंसेस, ये सब वेतन, भत्ते, पेंशन यानी कि सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन, ये इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, क्या बोला गया है, शपथ लेने की प्रक्रिया के बारे में क्या है। ठीक है। तो मंत्री और उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो मतलब जज होंगे, तो वो जो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, उसके बारे में परफॉर्मेंस दिया गया है। एक बात ऐड करूंगा दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति का नाम नहीं है। राष्ट्रपति का ऑलरेडी आर्टिकल, आई थिंक दूसरे का एक आर्टिकल होता है, मतलब उसका जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है, वो संविधान के किसी आर्टिकल में के तहत होता है। तो कभी पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति के शपथ लेने का परफॉर्मा जो है वो तीसरी अनुसूची में है, नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में कितने राज्य का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बारे में जिक्र है। पांचवी अनुसूची, जो शेड्यूल्ड एरिया हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है। छठी अनुसूची, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो
ट्राइबल एरिया है वहाँ पे कैसा रहेगा उसके बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची में हमें जितने विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली है संघ सूची, ठीक है। सूची में क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, काम, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। तो 3 सूचियां बनाई गई हैं, एक है यूनियन लिस्ट संघ सूची, एक है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और एक है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिसपे राज्य और स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। और अगर दोनों कानून बनाते हैं किसी पॉइंट पे और क्लैश करता है दोनों कानून, स्टेट का और सेंटर का, तो सेंटर के कानून को तवज्जो दी जाएगी। तो संघ सूची में चूंकि इस पे सेंटर का अधिकार है, जो जितने विषय होंगे, ठीक है, टैक्सेस लगाना, जीएसटी, ये सब आपके संघ की सूची है, ठीक है। 97 विषय थे शुरुआत में, जो अब बढ़ के 100 हो गए हैं, ठीक है। राज्य सूची में चूंकि राज्यों के पास पावर होगी शिक्षा का, पुलिस, जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य का विषय है, ठीक है। स्वास्थ्य तो खैर दोनों का हो गया है, पुलिस एक ऐसा है जो राज्य के पास है, तो उनके पास 68 ऐसे पुलिस जैसे डिपार्टमेंट हैं, 68 विषय है, तो अब घट के 61 बचे हुए हैं। तो पढ़ लीजिएगा कि अब कितने थे, पहले कितने थे और अब कितने हैं, 66 से 61 हो गए। समवर्ती सूची यानी कि दोनों लोग ही बना सकते हैं, पहले था 47 जो बढ़ के 52 हो गया है। अब क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि जो सेंटर है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। सेंटर के जो आप देखोगे विषय जो थे, सेंटर जो है पहले 97 था, बढ़ के 100 हो गया, और स्टेट वाला बेचारा 66 था, घट के 61 हो गया, और समवर्ती जो है 47 से 52 हो गया। मतलब सेंटर अब धीरे धीरे और मजबूती से इन्वॉल्व हो रहा है, जो स्टेट के विषय में भी बोलता है कि नहीं नहीं मैं भी काम करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सेंटर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है। 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं के बारे में बोला गया है, लैंग्वेज, ठीक है। शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, मेंशन किया था, अब बढ़ के 22 हो चुकी हैं। शुरुआत में 14 थी, बढ़ के 22 हो चुकी हैं। कौन कौन सी बात में जोड़ी गई, 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन था, ये पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधी जोड़ी गई। 1992 में 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई। 92वें संशोधन में जो 2003 में हुआ उसमें मैथिली, संथली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया, जो बढ़ के 22 हो गई हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, मूल थी 14, अब बढ़ के 22 हो गई हैं, और अलग अलग टाइम पे आप बढ़ के देख लीजिएगा। 9वीं अनुसूची में लैंड के संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में लॉ बनाया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, क्या मतलब है, पार्लियामेंट में पहुंचे कांग्रेस के टिकट से, वहां जाके बीजेपी के बैठ गए, तो ये सब आप नहीं कर सकते हो। दल बदल कानून जो है इसके खिलाफ एक बनाया गया है कि आप अगर आप इस तरह करोगे, कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन जीत के आते हो और पार्लियामेंट पहुंच के बीजेपी की पार्टी में आते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। इस तरह की चीज़ को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और ये 52वें संशोधन 1985 में, 52वां संशोधन 1985 में क्या क्या, 52वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जाता है ये। 11वीं अनुसूची में क्या है, आपका पंचायती राज है। 73rd संविधान संशोधन 1993, ठीक है, इसमें 29 विषय थे, तो 73 संविधान संशोधन, पंचायती राज 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में आपका जो म्यूनिसिपैलिटी होता है उसको जोड़ा गया है, 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है। इसमें 18 विषय कुल। देशी रियासत क्या है, देखिए जब हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स थे, जूनागढ़ हो गया, अवध हो गया, ठीक है, बनारस हो गया, ये सब छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन सबको जोड़ा गया कि हिंदुस्तान में कि आइए आपको एक हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा बनना है। तो इसके लिए जो सबसे लीडरशिप में किया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में ये काम दिया गया। 3 ऐसे हैं जो ना तो पाकिस्तान में मतलब शुरुआत में इंडिया से जुड़ने के लिए राजी नहीं थे, तो उनको अलग अलग चीज़ों से जोड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जूनागढ़ की रियासत में, इसको आप बस कई बार समझा भी चुका हूँ, जूनागढ़ की रियासत में क्या था कि वहाँ पर जो पब्लिक थी वहाँ पर हिंदू थी, जो नेता थे या जो नवाब थे वो मुसलमान थे। जूनागढ़ गुजरात में आता है। जूनागढ़ ने पहले तो मना किया कि ना हिंदुस्तान से जुड़ेंगे ना पाकिस्तान से जुड़ेंगे, हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन बाद में उनका मूड बना और सोचा कि पाकिस्तान में जाके रह लेंगे। तो इंडिया को ये पसंद नहीं आई क्योंकि जूनागढ़ बीच में आ रहा था। पब्लिक जो थी वो हिंदू थी, वो पब्लिक जो थी वो इंडिया के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन जो नवाब थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो इंडिया ने क्या किया कि जो उसके जूनागढ़ चूंकि गुजरात में आता है तो उसके चारों तरफ एक
नाकेबंदी कर दी कि कोई भी सामान ना जूनागढ़ से बाहर आ सकता था, ना कोई सामान जूनागढ़ में अंदर आ सकता था। कोई ट्रक तो सामान कुछ नहीं आ पाया, सामान की कमी पड़ गई, त्राही त्राही मच गई, चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ कि पब्लिक ने विद्रोह कर दिया और जो नवाब थे वो भाग गए पाकिस्तान। और क्या सुना जाता है कि जब भागे थे तो अपने साथ कुत्ते भी लेके भागे थे, अपने जो प्यारे कुत्ते थे उनके। उसके बाद इंडिया आती, पुलिस वहाँ पे आर्मी आती है और वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है, और जनमत संग्रह में 99.5% जो लोग हैं वो इंडिया में जुड़ने के लिए बात कहते हैं। तो इसलिए जूनागढ़ की रियासत जो है जनमत संग्रह के द्वारा जोड़ी गई। दूसरा आता है हैदराबाद। हैदराबाद पे ऑपरेशन पोलो नाम का एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें पुलिस कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि लड़ाई हुई थी। कम से कम 2-2.5 लाख लोग मरे थे, ठीक है। क्योंकि जो नवाब था वो बहुत मजबूत था, उसने अपनी सेना बना ली थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको कंट्रोल किया। पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को बाद में जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही है आपको कि एक विलय की संधि हुई थी, जो राजा हरि सिंह थे वो साइन करके उन्होंने इंडिया में अपने आप को जो विलय कर लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि आपकी कौन किससे तरह जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा आपको। टेस्ट सीरीज के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट और मंडी परिषद के अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 100 टेस्ट मिलेंगे आपको। फीस मात्र 500 रुपया है। लेक्चर सुनना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स रहेंगे। PDF चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए अलग होगा आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो, कि आप और क्या देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने बातें लिखिए, आपके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।